हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आके लर्निंग। आज का सेशन है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, जो कि आपका 6 मार्क का चैप्टर है और सिंपल है और आपके लिए इजी कर देता है 6 मार्क्स स्कोर करना। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 टॉपिक्स, बार्टर एक्सचेंज एंड द सेकेंड वन इज मनी एंड इट्स फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब कि जब हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में मनी सिस्टम नहीं था, तब एक सिस्टम था बार्टर एक्सचेंज, जिसका मतलब क्या था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एक पर्सन है जिसका नाम है ए एंड एक पर्सन है जिसका नाम है बी। ए के पास है व्हीट और बी के पास है राइस। अब क्या हुआ, ए को ज़रूरत पड़ी राइस की। ए नीड्स राइस एंड बी नीड्स व्हीट। बी को क्या ज़रूरत पड़ी? व्हीट की। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि व्हीट बी ले लेगा और बी राइस दे देगा ए को। सो क्या हुआ? ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स हुआ, कोई मनी का यूज़ नहीं हुआ। तो दिस इज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब ऐसा क्या हुआ कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को बंद करना पड़ा और मनी सिस्टम आया? तो इसके कुछ इनकन्वीनियंसेस हैं, अब हम वो समझते हैं। अब हम समझते हैं इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पहले इनकन्वीनियंस क्या हुई बार्टर सिस्टम में? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब इसमें क्या होता था, जो भी गुड्स एक पर्सन को एक्सचेंज करने हैं, उसे एक सिमिलर वांट वाला दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ता था, जिसे वही गुड्स चाहिए हो जो एक अदर पर्सन सेल करना चाहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसका नाम है ए एंड ही प्रोड्यूसेस जूट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? जूट। मतलब इसके पास जूट है। अब नाउ ही नीड्स, इसको ज़रूरत है एक शू की। अब ये चाहते हैं यार कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो कि जूट ले ले और उसके एक्सचेंज में उसे शूज़ दे दे। तब उसे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसकी सिमिलर नीड हो। कोइंसिडेंस का मतलब है एग्जैक्ट सिमिलर। मतलब अब ए को ऐसा पर्सन सर्च करना पड़ेगा जो कि उससे जूट ले ले और उसके एक्सचेंज में उसे शूज़ दे दे। वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ काम नहीं चला सकता या एक ऐसे पर्सन के साथ गुड्स एक्सचेंज नहीं कर सकता जो उसे जूट के बदले व्हीट दे दे। उसे ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं। उसे क्या चाहिए कि उसे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि शूज़ उसको एक्सचेंज में दे दे। तो दिस वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट। पहली इनकन्वीनियंस हो गई थी बार्टर एक्सचेंज में कि भाई सिमिलर वांट वाला हमें पर्सन ढूंढना पड़ता था जिससे कि हम एक्सचेंज कर सके अपने गुड्स को, राइट। एंड अब आते हैं हम सेकंड इनकन्वीनियंस पे। सेकंड इनकन्वीनियंस क्या हो गई थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं होती थी, उनकी वैल्यू वेरीफाई हो जाती थी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए के पास है राइस और बी के पास है व्हीट। दोनों ने जब एक्सचेंज किया तो क्या हुआ? ए ने तो पूरा 1 kg राइस दे दिया बी को, लेकिन बी ने व्हीट कितना दिया? ½ kg, राइट। तो ये जो वैल्यू थी ये मेज़र नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक पर्सन ज़्यादा दे देता था और एक पर्सन कम दे देता था। कुछ भी कॉमन मेज़र नहीं हो पा रहा था वैल्यू का। मतलब अगर ए ने 1 kg दिया तो बी भी 1 kg दे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये सेकेंड इनकन्वीनियंस हो गई थी बार्टर एक्सचेंज में।
अब समझते हैं थर्ड इनकन्वीनियंस क्या हो गई थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। इसका मतलब क्या था, लैंडिंग एंड बोरोइंग की प्रॉब्लम। अभी क्या होता है, अगर हम कहीं से कोई सामान परचेज कर लेते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, तो हम बोल देते हैं चल यार परसों ले लियो, कल ले लियो। और कभी कभी हम कुछ भी बोरो कर लेते हैं, मनी बैंक से मनी ले लेते हैं, ठीक। सो ये पॉसिबल नहीं था बार्टर एक्सचेंज में। फॉर एग्जाम्पल ए है, एक कोई ए पर्सन है एंड कोई पर्सन है बी। ए ने लिए वीट, अभी हम वीट एंड राइस का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और बी ने लिए, बी के पास है राइस। तो जब इन्होंने एक्सचेंज करे गुड्स, तो क्या हुआ, ए ने बी से राइस तो ले लिए, लेकिन इसने क्या कहा कि भाई अभी ना वीट मेरे पास कम है, तुम वीट फ्यूचर में मेरे से ले लेना, ठीक है। फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम होती थी कि अभी मैंने तुमसे राइस ले लिया, लेकिन तुम वीट मेरे से फ्यूचर में ले लेना। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर की बात नहीं चलती थी इसमें, जो भी एक्सचेंज तुम्हें करना है वो अभी करो। ये पॉसिबल नहीं होता था कि हम फ्यूचर में एक्सचेंज कर ले। तो बी को प्रॉब्लम थी वीट फ्यूचर में लेने से, राइट। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और ये प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि बी को ये लगा मैंने तो राइस इसे अच्छी क्वालिटी के दे दिया, अब ये कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में तुम्हें वीट दूंगा, तो फ्यूचर में कभी वीट की ये क्वालिटी क्वांटिटी कम ना कर दे। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम थी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की, कि लेंडिंग एंड बोरोइंग नहीं हो पाती थी गुड्स के साथ, राइट। उसके बाद फोर्थ इनकन्वीनियंस क्या हुई थी बार्टर एक्सचेंज में, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अभी आपके पास मनी होते हैं, मनी को आप स्टोर कर लेते हो, आप जोड़ लेते हो, बैंक में जोड़ लेते हो, या अपने पॉकेट में अपने पर्स में संभाल के रखते हो कि भाई फ्यूचर में अगर मुझे नीड पड़ेगी तो मैं अपना एक्सपेंस कर सकता हूँ, राइट। लेकिन क्या होता था बार्टर एक्सचेंज में, वेल्थ को स्टोर करने में प्रॉब्लम होते थे। यहाँ पे वेल्थ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज से ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ए के पास है वीट भी है, उसके पास राइस भी है, उसके पास कैटल है, ठीक है, उसके पास वेजिटेबल्स है, टोमेटोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसने एक्सचेंज करना था बी से, ठीक है। बी को उसने 2-3 चीज़ें एक्सचेंज कर ली, लेकिन उसने सोचा चलो यार टोमेटोज़ ना मैं थोड़ा फ्यूचर पर्पज़ के लिए बचा के रख लेता हूँ, अगर मुझे आगे मुझे अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं टोमेटोज़ को एक्सचेंज कर लूँगा, ठीक है। और एक्सचेंज में आप ये भी ध्यान रखिए एनिमल्स भी एक्सचेंज होते थे, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, एनिमल्स का भी एक्सचेंज सिस्टम रहता था। सो इसने क्या सोचा कि टोमेटोज़ को ना मैं सेव करके रख लेता हूँ, फ्यूचर में देखूँगा। अब टोमेटोज़ को सेव करने के लिए उसको स्टोरेज चाहिए, और स्टोरेज पड़ती है कॉस्टली। तो ये जो सिस्टम था, सो ये जो प्रॉब्लम थी स्टोरिंग वेल्थ, ये एक डिफ़िकल्ट होती जा रही थी लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। सो दिस वाज द फोर्थ इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। लास्ट इनकन्वीनियंस पर आते हैं, फिफ्थ पर, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी कमोडिटी को, कोई कमोडिटी ऐसी होती थी जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हॉर्स, ए पर्सन है उसके पास सिर्फ हॉर्स है, ठीक है। अगर उसे कोई गुड चाहिए ना तो वो हॉर्स को एक्सचेंज करेगा। बी के पास है शर्ट्स, अ बल्क ऑफ शर्ट्स, राइट। अब ए ने बी से कहा कि मुझे ना सिर्फ एक शर्ट चाहिए, ए ने बी से कहा कि उसको एक शर्ट चाहिए, तो बी ने कहा ठीक है जो भी तुम्हारे पास है तुम मुझे एक्सचेंज कर दो। लेकिन जो हॉर्स की वैल्यू है, हॉर्स कितने का है, 10 शर्ट्स के इक्वल उसका प्राइस है। जितनी 10 शर्ट्स की कॉस्ट होगी उतनी कॉस्ट है हॉर्स की, लेकिन ए को तो सिर्फ एक ही शर्ट चाहिए।
अब वो एक शर्ट के लिए 10 शर्टों की पेमेंट थोड़ी ना करेगा, या फिर वो हॉर्स को डिवाइड थोड़ी ना कर देगा कि हॉर्स को पीसेस में कट कर दे और उसकी 1 की वैल्यू निकाल कर वो बी को दे दे और बी से एक शर्ट परचेज कर ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी कि कोई कमोडिटी किसी पर्सन के पास ऐसी होती थी कि वो वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड नहीं कर पाता था। तो एक ये भी प्रॉब्लम हो गई बार्टर एक्सचेंज में। तो ये सारी इनकन्वीनियंसेस थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, जिसकी वजह से मनी सिस्टम आया। आई होप आपको ये इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज समझ आई होगी। आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने माइंड में रखिए और एक बार बुक की रीडिंग ज़रूर करिए, क्योंकि बुक की रीडिंग मस्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग। थैंक यू।